हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हिंदी नाइट वॉकर पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए स्किन वॉकर इनकाउंटर की कुछ सच्ची, इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। आई होप कि आपको कहानियां पसंद आएंगी। पिछली वीडियो में मैं स्किन वॉकर के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, लेकिन अपने नए व्यूअर्स के लिए ये बताता चलूं कि स्किन वॉकर क्या होता है। स्किन वॉकर दरअसल एक टाइप की विच होती है जिसके अंदर अपने आप को जानवरों में बदलने की एबिलिटी होती है। इसको नवाहो कल्चर में यीनाल डुलूशी के नाम से भी जाना जाता है, यानी 4 पैरों पर चलने वाला। कम्युनिटी हीलर्स और सामाजिक कार्य करने वालों को मेडिसिन मैन और मेडिसिन वुमेन कहा जाता है। ये मेडिसिन मैन या वुमेन लोगों की भलाई करने के लिए जादू टोना सीखते हैं। ये अच्छे और बुरे दोनों टाइप के जादू सीखते हैं। ज़्यादातर लोग जादू सीखने के बाद समाज की भलाई करते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो जादू सीखने के बाद बुरे बन जाते हैं और अपने अंदर अलग ताकत को पाने के लिए स्किन वॉकर बन जाते हैं, जो किसी का भी रूप आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। यह घटना टेक्सास में घटी एक सच्ची घटना है। जब लियाम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टेक्सास में रह रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड के फादर का एक फार्म हाउस था जो शहर से दूर एक बहुत ही खूबसूरत और शांत एरिया में था। लियाम कहता है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उस फार्म हाउस में कुछ दिन बिताने के लिए गए हुए थे। जब हम वहां पहुंचे तो एक कोयोटी अक्सर हमारे पास ही दिखाई देने लगा। कोयोटी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला एक छोटा भेड़िया होता है जिससे घबराने और डरने की जरूरत नहीं होती। ये इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन उसका बार बार हमारा पीछा करना मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब भी हम फार्म हाउस से निकलते थे वो हमारे पीछे होता था। मैं गोदाम में जा रहा था तो वहां पहुंचने से पहले मैंने उसे देखा, जो पहले ही से वहां था। हमने बहुत ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी गर्लफ्रेंड पुराने कुएं के पास गई हुई थी तो उसने उसे वहां भी देखा। वो हमारा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। हमने उसे एक फ्रेंडली कोयोटी समझकर उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, जबकि वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे उसे गोली मार देना चाहिए था। 2 रातें बहुत सुकून से गुजरी थीं। तीसरी रात को किसी चीज ने पंखे को जोरदार टक्कर मारी थी। उसकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा था। हम दोनों उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। कमरे में किसी के होने का कोई एहसास नहीं था। इस हंगामे की आवाज ने हमें बेचैन कर दिया था। अजीबोगरीब चीख घर में गूंज रही थी और जिस बेडरूम में हम सोए हुए थे वो चीख की आवाज उस बेडरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर फ्रंट डोर को कोई खटखटाने लगा। 2-3 बार किसी ने खटखटाया था। हमारे तो होश उड़े हुए थे। इस फार्म हाउस में हम दोनों के सिवा कोई तीसरा नहीं था। फिर अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज ने हमें अंदर से हिला दिया था। फिर एक पतली आवाज में बाहर से कोई बोलने लगा कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। यह कोई कुदरती आवाज नहीं थी। यह आवाज कुछ पुराने वॉइस रिकॉर्डर में से एक लग रही थी। इससे यह बिल्कुल साफ था कि यह कोई इंसान नहीं बोल रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड ये जानना चाहती थी कि दरवाजे के बाहर कौन है। उसे लग रहा था कि बाहर कोई इंसान ही खड़ा है और वो दरवाजा खोलकर उसे देखना चाहती थी। मैंने उसे रोका और उससे कहा कि जो भी चीज बाहर है वो कोई इंसान नहीं है। उसकी आवाज इंसानी आवाज नहीं है। मैंने उससे कहा कि उस चीख की आवाज के बाद फौरन दरवाजे को नॉक करना ये कोई इंसानी काम नहीं लगता। वो बहुत ही हैरानी से मेरे चेहरे को घूर रही थी, जैसे उसे अब समझ में आ गया था कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एक बार फिर से वही आवाज सुनाई दी, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। मेरी गर्लफ्रेंड ने फौरन ही उस आवाज को पहचान लिया और कहने लगी, ये तो मेरी दादी हैं। ये बिल्कुल मेरी दादी की आवाज है, पर वो तो बरसों पहले मर गई थी। हम दोनों घबरा गए और उससे भाग जाने के लिए कहने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड डर की वजह से रोने लगी, पर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे हिम्मत दिलाई कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।
हमें कुछ भी नहीं होगा। वो जो कुछ भी था उस फ्रंट डोर को किसी चीज से टकराना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था कि बेडरूम के दरवाजे से आ रही हो। हम और ज्यादा घबराने लगे और हम दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मैंने पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचा, पर ना तो मुझे मेरा मोबाइल मिल रहा था और ना ही उस फार्म हाउस में कोई लैंडलाइन थी जिससे मैं पुलिस को कॉल कर सकूं। कार की तरफ भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। हम अभी तक नहीं जानते थे कि वो चीज क्या है और हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि अगर हम किसी भी तरह कार तक पहुंच भी गए तो क्या हम उससे आगे भाग पाएंगे या नहीं। फिर हमने नीचे वाले कमरे से एक खिड़की के शीशे के टूटने की आवाज सुनी और एक भयानक चीख की आवाज खिड़की टूटने के साथ ही आई थी। ऐसा लगता था कि वो अंदर आ चुका है। मेरी गर्लफ्रेंड इधर उधर भागने लगी। मैंने उसे कहीं और जाने के बजाय बेड के नीचे छुपने पर मजबूर कर दिया और मैं हिम्मत करके बेडरूम से बाहर निकला। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। गन दूसरे कमरे में थी और मैं उसे लेने के लिए चुपके से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक मेरी निगाह किचन की तरफ चली गई। किचन की एक खिड़की टूटी हुई थी। वो इस तरह टूटी हुई थी जैसे कोई इंसान या कोई चीज अंदर आने की कोशिश कर रही हो। उसी खिड़की के नीचे नमक का जार रखा हुआ था जो खिड़की टूटने की वजह से गिरकर टूट गया था और उसका सारा नमक बाहर गिरा हुआ था। यह तो कंफर्म था कि वो अंदर आना चाह रहा था, लेकिन वहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मेरी निगाह खिड़की के बाहरी हिस्से की तरफ चली गई। बाहर कुछ तो था जो अजीब था, जो काफी हद तक लंबा लग रहा था। खिड़की से उसका आधा हिस्सा ही दिख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो पीछे मुड़ा और झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखने लगा। उसकी गहरी और लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरा पूरा वजूद कांप गया था। उस समय मैं कुछ ज्यादा ही हैरान हो गया जब वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और उसके नुकीले और तेज दांत साफ दिखाई दे रहे थे। वो बस खड़ा हुआ मुझे घूर रहा था और मैं भी ना जाने क्यों मेरी नजरें बस उसी पर टिकी हुई थी। ऐसा लगता था कि उसने मेरे दिमाग से कोई छेड़छाड़ की हो। मेरा मौन उस वक्त टूटा जब वो एक बार फिर से अंदर आने की कोशिश करने लगा और मैं वहीं खड़ा था। वो खिड़की पर चढ़ते हुए रुक गया। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए कि गिरे हुए नमक उसका रास्ता रोक रहे थे। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों था। जब मैंने ऐसा देखा तो न जाने कहां से मेरे अंदर हिम्मत आ गई, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि आगे बढ़ो और उसका मुकाबला करो। और मैं दौड़कर गिरे हुए नमक को उठाकर उस शैतान पर फेंकने लगा। मैंने जैसे ही नमक उस पर फेंका, वो चीखता और चिल्लाता हुआ जंगल की तरफ भागने लगा और कुछ ही पलों में नजरों के सामने से गायब हो गया। उसकी चीखने की आवाज बहुत भयानक थी। मैं भागकर बेडरूम की तरफ आया। अपनी गर्लफ्रेंड को देखना चाहता था वो ठीक है या नहीं। जब मैं रूम के अंदर आया तो वो अब भी बेड के नीचे ही थी और डर की वजह से कांप रही थी। हमने बाकी की पूरी रात बेडरूम में जागकर बिताई और पूरी रात ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये वापस ना आए। जगते जगते सुबह हो गई थी और हम दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया था और शहर की तरफ निकल चुके थे। हमारे पास आज भी वो फार्म हाउस है, पर हम दोनों ने फिर उसमें रात नहीं बिताई। हम दोनों में से कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैंने उस चीज के बारे में सर्च किया और फिर मुझे उसकी पूरी हकीकत पता चल गई कि आखिर वो चीज क्या थी जिसने हमें इतना ज्यादा डरा दिया था। ना चाहते हुए भी वो सोते समय आंखों के सामने घूमने लगता है और शायद उसे मैं भूल भी ना पाऊंगा। आज भी उसकी लाल और चमकती हुई आंखें मेरे दिमाग के किसी हिस्से में एक डरावनी याद बनकर बैठी हुई है जो अक्सर मुझे डराती रहती है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। यह घटना जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ काम करने वाले कई ऑफिसर्स भी हैं। मैं अपना नाम और अपनी जगह जहां मैं काम करता था उसे आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पर यह स्टोरी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यह घटना मेरे रिटायर होने से 1 महीने पहले की है।
मैं जिस शहर में रहता था, रातों को अक्सर मैं पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता था। ये काम मेरे लिए काफ़ी आसान था। इसमें मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवान नस्ल रातों को अपनी गाड़ियों को किसी हवाई जहाज से कम नहीं समझते, इसलिए उनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी होती है। उन्हें अपनी ज़िंदगी की तो परवाह नहीं होती, पर उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत हुआ करती है। मैं अपनी सर्विस के प्रति ईमानदार था और अपने रिटायर होने तक मैं ईमानदार रहना चाहता था। मैंने अपने सर्विस के आखिरी दिनों को सुकून के साथ गुजारना बेटर समझा और रातों को सुनसान सड़कों पर पेट्रोलिंग करना मुझे अच्छा लगता था। मैं नहीं जानता था कि रिटायर होने से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिसे मैं अपनी सारी जिंदगी भूलना चाहूं, पर उसे भुला नहीं सकता। यह घटना एक व्यक्ति के गायब होने से शुरू हुई थी। गायब होने वाला एक बच्चा था जो अपने घर से भाग गया था। उसका बाप उस बच्चे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इसलिए मैं उस बच्चे के भागने पर उसे ब्लेम नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसके बाप को ब्लेम करूंगा। उसकी कुछ हरकतों की वजह से बच्चा घर से भाग गया था। जब वो बच्चा गायब हुआ था तो उसके 4 दिन बाद ही वो मिल गया, पर बदकिस्मती से वो जंगल में मुर्दा पाया गया। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसे किसी जंगली जानवर ने मौत के घाट उतार दिया हो। ऐसा कभी कभी होता है कि जंगलों में भटक जाने की वजह से जानवर उनका शिकार कर लेते हैं। मैं इस केस की छानबीन कर रहा था। मैंने इस केस पर ज्यादा ध्यान इसलिए दिया कि उस जंगली एरिया में एक बुढ़िया रहती थी जिसके बारे में लोगों का अलग अलग विचार था। उसे लोग अजीब समझते थे। वो बहुत कम ही किसी से बात करती थी। उस बच्चे की लाश उसके घर से थोड़ी सी दूरी पर मिली थी। वो बुढ़िया कुछ अजीब होने की वजह से उन जंगलों में रहती थी। हैरानी की बात यह थी, जब हमें यह पता चला कि वो बच्चा और ये बुढ़िया काफी क्लोज थी, जब हमें यह पता चला तो मेरा एक साथी उससे पूछताछ के लिए उसके घर गया और उससे उस बच्चे के बारे में पूछा कि क्या वो उस बच्चे के गायब होने के बारे में कुछ जानती है। लेकिन उस बुढ़िया ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी बच्चे को नहीं जानती। वो बिल्कुल साफ झूठ बोल रही थी, इसलिए कि बहुत से लोगों ने उस बच्चे को इसके घर आते जाते कई बार देखा था। उस पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि बच्चे की बॉडी को इस तरह चीरा फाड़ा गया था जो जानवरों के अलावा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन एक बड़ा खुलासा 1 हफ्ते बाद हुआ। मैं रात को जंगल के करीब पेट्रोलिंग कर रहा था जहां वो बच्चा मुर्दा पाया गया था। उसी के आसपास ही मैं गश्त कर रहा था कि अचानक मेरे वायरलेस पर एक खबर सुनाई दी। जहां मैं था वहां से कुछ ही दूरी पर किसी के एक्सीडेंट होने की खबर आई थी। मैं उस जगह से काफी करीब था, इसलिए मुझे वहां उस जगह पर भेजा गया। मैं गाड़ी को भगाता हुआ वहां पहुंचा। जैसा मैंने सोचा था उससे कुछ अलग ही नजारा मैं देख रहा था। एक गाड़ी सड़क के बीचों बीच बुरी हालत में मिली, जिसका बम्पर टूटा हुआ था और गाड़ी के फ्रंट पर खून लगे हुए थे। नीचे काफी दूर तक खून फैला हुआ था। पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद ये गाड़ी किसी जानवर से टकरा गई होगी और गाड़ी की यह हालत हो गई। पर मैं हैरान था, न वहां ड्राइवर का पता था और ना ही किसी जानवर की बॉडी थी। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने यूं ही चारों तरफ आवाजें लगाना शुरू कर दी कि अगर वो आसपास होगा तो जरूर पलटकर जवाब देगा। कई बार आवाजें लगाने के बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं परेशान खड़ा था कि आखिर ड्राइवर कहां चला गया। मैं अपनी गाड़ी की तरफ पलटने ही वाला था कि मेरे कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। यह आवाज जंगल के राइट साइड से आई थी। यह किसी इंसान की चीख थी। मैं फौरन हरकत में आ गया और मैंने बाकी साथियों को कॉल करने के बाद अपनी गन और फ्लैशलाइट उठा ली थी और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जहां से आवाज आ रही थी मैं उधर बढ़ने लगा। 5 मिनट से भी कम समय में मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां से आवाज आई थी। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। यह कोई और नहीं था बल्कि वो ड्राइवर ही था जो जमीन में खून में लथपथ पड़ा हुआ था और उसके ऊपर वो खड़ा हुआ दिखाई दिया। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये क्या है।
वो एक स्किन वॉकर था। मैं इसके बारे में लेजेंड से सुन चुका था। वो एक इंसानी और कोयोटी का मिश्रण लग रहा था। ना ही वो इंसान था और ना ही जानवर, बल्कि वो दोनों का मिश्रण था। और उसके पास से ऐसी गंदी बदबू आ रही थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे वो सड़ रहा हो। ये खून में लुथड़ा हुआ था और मुझसे चले जाने के लिए कहने लगा। उसकी आवाज ने मुझे अंदर से हिला दिया था। किसी दानव की आवाज में उसने मुझसे भाग जाने के लिए कहा था। और जब उसने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैंने उस पर 2 गोलियां चला दी। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरी 2 गोलियां वेस्ट हो गई थीं। देखने में उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने 2 गोलियां और उस पर चला दी। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला कर पाता, 2 पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियां और आ गई थीं। उन्होंने शायद मेरी गोलियों की आवाज सुनी थी। उन सब ने उसे भागते हुए अपनी आंखों से देखा था। 3 ऑफिसर्स उस जानवर के पीछे भागने लगे, उसका पीछा कर रहे थे। एक दूसरा ऑफिसर और मैं उस लाश के पास ही थे और उसे सिक्योर कर रहे थे। वो ड्राइवर मर चुका था। वो तीनों ऑफिसर्स उस चीज का पीछा करते हुए उस बुढ़िया के घर तक पहुंच गए। उन्होंने उस जानवर को उसके घर में जाते हुए देखा। जब वो लोग अंदर गए तो उन्हें वहां कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। वो बुढ़िया दिखाई दी, जो मुझे लगता है कि जानवर से इंसानी रूप में आ चुकी थी। उन ऑफिसर्स ने उसे गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब वो वापस आए और मैंने उनसे उसके बारे में पूछा तो किसी ने बेटर जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह राज खुल गया कि वो बूढ़ी औरत ही थी जो बच्चे और उस ड्राइवर की मौत की जिम्मेदार थी। लेकिन उसके स्किन वॉकर होने की बात रिकॉर्ड से छिपा दी गई। सरकारी रिकॉर्ड में उस बुढ़िया को और उसके कुत्ते को मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। मैंने ऐसा केस अपनी पूरी सर्विस में कभी नहीं देखा था। मेरा नाम बेन है। मैं न्यूयॉर्क में पला बढ़ा हूं, लेकिन जिस जगह मैं पला बढ़ा हूं वो एरिया नॉर्थ में है और जंगली एरिया है। दोस्तों के साथ घूमना टहलना, मौज मस्तियां करना हमारी पुरानी आदत थी। इस इलाके में एक बड़ा घर था जिसके बारे में यह कहा जाता था कि यह घर हॉन्टेड है। लोग वहां गायब हो जाते हैं। यह सिर्फ अफवाह थी या इसमें कुछ सच्चाई थी, यह मैं नहीं जानता। एक बार मैं और मेरे दोस्तों ने कुछ अलग एडवेंचर के लिए जंगलों में कैंपिंग के लिए निकल गए। ऐसा नहीं था कि हम पहली बार जंगल में जा रहे थे, लेकिन इस बार हम कुछ मौज मस्तियां और रात बिताना चाह रहे थे। हमने उस हॉन्टेड घर के करीब एक नदी के किनारे अपने कैंप को लगा दिया और कैंप के बाहर आग जला दी गई। हम लोग एक दूसरे को डराने की कोशिश करने लगे। हमने एक दूसरे को खौफनाक कहानियां भी सुनाई। आधी रात गुजर गई, फिर अचानक मुझे महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है और यह फीलिंग लगातार आ रही थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा। जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो अपना वहम समझकर उसे टाल दिया और फिर आपस में बातें करने लगे। रात 1 बजे के करीब मैं पेशाब करने के लिए उठा। मैं बहुत प्राइवेट आदमी हूं, इसलिए कैंप से दूर झाड़ियों की तरफ चला गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, बस इतनी दूर कि मुझे कोई न देख सके। मैं इतनी दूर गया था कि कैंप फायर मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं पेशाब करने के बाद वापस जाने ही वाला था कि लेफ्ट साइड से मेरे दोस्त ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने सोचा कि वो मेरे पीछे आकर मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे वापस कैंप में जाने के लिए कहा। जब मैंने उसे आवाज दी तो वो खामोश हो गया। मैं हैरान हो गया कि उसने मुझे फिर क्यों नहीं आवाज दी। अब मेरे अंदर डर ने करवट लेना शुरू कर दिया था। मैं डरते डरते उस तरफ जाने लगा जिधर से मेरे दोस्त की आवाज आई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो देखकर मैं आश्चर्य में था। मुझे वहां एक हिरन खड़ा दिखाई दिया। जब मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मेरा वजूद कांप गया। वो हिरन जैसा था पर हिरन नहीं था। मैं जो कुछ देख रहा था उसे देखकर मेरी आंखें फैली रह गई थी। मुझे अच्छे से पता है कि हिरन अपने चारों टांगों पर होते हैं, पर यह कुछ अलग था। अपनी दोनों टांगों पर खड़ा था। मैं उसे देखकर चीखना चाहता था, पर न जाने क्यों मेरी चीख की आवाज मेरे हलक में अटक गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन चीख नहीं निकली।
ऐसा उस समय हुआ जब वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने मेरे दोस्त की आवाज में मुझसे कहा कि मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं ये सुनकर डर से कैंप की तरफ भागा। मेरे दोस्त कैंप में नहीं थे, ना जाने कहां चले गए थे। मैं इधर उधर अपनी राइफल तलाश कर रहा था। फिर वो मुझे वहां दिखाई दी जहां मैं बैठा था। फिर मैंने उसे देखा, वो जंगल के अंदर से रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मेरा निशाना अच्छा था। मैंने राइफल का एम उसके सर की तरफ करके फायर किया। गोली ठीक जाकर उसके सर पर लगी थी। उसकी एक अजीब सी चीख निकली। मैंने 2 फायर किए और वो मेरे करीब पहुंच चुका था। फिर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था कि उसने मेरे साथ क्या किया। 2 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मेरे सीने पर 3 गहरे जख्म थे। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। हम में से किसी को नहीं पता कि वहां क्या हुआ। मैं उसे भूल जाना चाहता हूं, लेकिन उसकी यादों ने मुझे परेशान करके रखा है। मेरे डैड का वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक केबिन है और ये एक ट्रेडिशन था कि वो मुझे और मेरे भाइयों को शिकार के मौसम में हम सारे भाइयों को शिकार पर ले जाते थे। मुझे अपने डैड के साथ समय गुजारना अच्छा लगता था। वो साल के अक्सर दिनों में अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। उनके साथ समय गुजारना बहुत कम होता था, इसलिए ये शिकार के ट्रिप पर ही हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाते थे। जब ये घटना मेरे भाई के साथ हुई तो मैं 15 साल का था। हमें उन जंगलों में 1 हफ्ता गुजर चुका था। उसके बाद पहले 3 दिनों तक हमने कुछ अच्छे शिकार कर लिए थे, जैसे खरगोश और उस तरह की छोटी चीजें हमारे पास थीं। लेकिन हम हिरन तलाश कर रहे थे, जबकि उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा था। यह हैरान करने वाला था कि हमें इतने दिनों में एक भी हिरन दिखाई नहीं दिया था, जबकि हिरन आमतौर से हर जगह होते हैं। रात के समय हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। जंगलों में ऐसी आवाजों का आना आम बात है। ये जानवरों की आवाजें होती हैं। कभी कभी कैबिन के दरवाजों पर स्क्रैचेस के निशान होते थे, लेकिन हमने उसे मामूली जानवरों का काम समझकर उसे इग्नोर कर दिया। एक रात को हम सब बेखबर सो रहे थे। मेरा भाई अचानक चीखने लगा और चीखती हुई आवाज में उसने मुझे जगाया था। हम दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे थे। मैं उसे चुप करा रहा था, इससे पहले कि मैं समझ पाता कि वो चिल्ला क्यों रहा है। लेकिन जब मेरी निगाहें उसके बिस्तर के कोने पर पड़ी, वो देखकर मैं डर गया। उसके बिस्तर के पास एक अजीब सा क्रिएचर हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए खड़ा था और वो मेरे भाई से कह रहा था कि सो जाओ, पर यह आवाज उसकी नहीं थी। यह आवाज मेरे डैड की थी। वो मेरे डैड की आवाज में कह रहा था। तभी अचानक मेरे डैड मेरे कमरे में बंदूक लेकर आ गए और उस क्रीचर को, या जो कुछ भी वो था, उसे गोली मार दी और उस पर चीखने लगे। उससे भाग जाने के लिए कहने लगे। गोली लगते ही वो चीखता हुआ खिड़की से बाहर छलांग लगाकर निकल गया। मेरे डैड ने उसी समय हमारा सामान पैक करने के लिए कहा। हम सब ने जल्दी से सामान पैक किया और हम कार में आ गए और कंटिन्यू 218 माइल का फासला तय करके हम वापस अपने घर आ गए। डैड ने बाद में मुझे बताया कि जो तुम्हारे कमरे में था वो एक स्किन वॉकर था। बाद में मेरे डैड ने वो कैबिन बेच दिया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी।